जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITS सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कि फीटर टर्नर मशीन से रिलेटेड जो है कि टॉप 1000 MCQ देख रहे थे, जो कि आज आपका तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने क्या किया था कि 1 से 50 तक हमने क्वेश्चन करवा रखा था। हुआ क्या कि हमारा जो है कि 23 तक अभी अपलोड हुआ था एक वीडियो में, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो में हमने 24 से 50 तक को फिर से री अपलोड किया था। हमारा टारगेट था कि एक ही क्लास में जो कि 50 तक अपलोड कर दूँ, पर वो जो है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पाया था। तो चलिए आज हम लोग जो कि 50 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले आप सभी को जो है कि हमारे इस पूरे परिवार के यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से जो है कि आप लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी दीपावली अच्छे से मन रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 51 नंबर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्या है? पावर ट्रांसमिशन फॉर फ्रॉम लीड स्क्रू टू कैरिज ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड इज डन बाय। यानी कि हमारा जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो किस के थ्रू होता है? जब हम लोग थ्रेड काटते हैं उस समय जो लीड स्क्रू से कैरिज की तरफ जो पावर ट्रांसमिशन करते हैं वो किसके थ्रू होता है? क्या ग्रे गियर ट्रेन के थ्रू होता है, पुल्ली ड्राइव के द्वारा होता है, या फिर हाफ नट या चैन? तो किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चैन, हाफ नट, सॉरी। ओके, क्या हो जाएगा? तो हमारा हाफ नट इधर राइट आंसर हो जाएगा। जब हमारा पावर ट्रांसफर होता है किसमें? लेथ मशीन में। आप जब भी देखोगे कि हमारा जब भी थ्रेड अगर हम लोग काट रहे होंगे तो जो लीड स्क्रू से जब कैरिज की तरफ जब हम लोग पावर को ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो है हम लोग हाफ नट के इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि मैं जैसे ही क्वेश्चन रीड करूंगा, अगर आप लोगों को पता चलेगा उसका आंसर, तो आप लोग जो कि टर्न से जो कि आप अपने क्वेश्चन में सेट मारने के जैसे जैसे करते हो, 1 का 2, 2 का 3, जैसे जितना भी होता है उसका सेट जो है कि आप लोग कंटिन्यू मारते जाओगे। जो भी मैं बताऊंगा तो आप लोग उसको नोट डाउन करते जाओगे, अच्छे से सुनते जाओगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कि टेस्ट भी एक तरह से हो जाएगा, और एक जो है कि आपका क्लास भी अच्छे से सेशन चलेगा। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था पहले ही कि जो मैं आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन क्लास रखूँ वो कितने बजे रखूँ, किसी ने हालांकि अभी कमेंट नहीं किया। अगर जब भी आप लोग जो है कि इवनिंग में 7 to 10 के बीच का कोई भी एक टाइम आप लोग चूज़ कर सकते हो, जो परफेक्ट टाइम होगा मैं उसमें जो है कि आप लोगों का क्लास अटेंड करवाऊंगा, लाइव क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर में क्या बोलता है? व्हाट इज द पिनिंग ऑफ फाइल? रेती की पिनिंग का मतलब है, ऑप्शन है धातु के कणों का रेती के हील पर चिपक जाना, मेटल पार्टिकल्स आर क्लोज्ड ऑन द हील ऑफ द फाइल। सेकेंड ऑप्शन है धातु के कणों का रेती के दांतों के मध्य फंस जाना, मेटल पार्टिकल्स आर टेप्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। सेकेंड ऑप्शन है धातु के कणों का रेती के टिप पर चिपक जाना, मेटल पार्टिकल्स आर क्लोज्ड ऑन द टिप ऑफ फाइल। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा बोल रहा है कि धात रेती की पिनिंग का मतलब है, यानी कि पिनिंग ऑफ द फाइल। तो पिनिंग का मतलब हमारा क्या है? जब हमारा जो है कि धातु के कर रेती के टिप पर चिपक जाते हैं ना, तो उसे हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मेटल पार्टिकल्स आर क्लोज्ड ऑन द टिप ऑफ फाइल। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 53, द मूवेबल जॉ ऑफ बेंच वाइज इज नॉट मूविंग इवन थॉट द स्पिंडल इज टर्न्ड। बेंच वाइज को घुमाने योग्य जबड़ा स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं घूम रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? हमारा जो कि बेंच वाइस है वो घुमाने पर भी उसका जो कि हैंडल नहीं घूम रहा है, वो जो है कि आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देता है स्प्रिंग इज नॉट फंक्शन, क्या स्प्रिंग हमारा फंक्शन कार्य नहीं कर रहा, या फिर थ्रेड इज स्पिंडल आर सिलेंटली वर्म आउट, क्या हमारा जो है कि स्पिंडल जो कि थ्रेड का वो खराब हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड एंड मूवेबल जा आर ओवर टाइट, क्या हमारा जो है कि मूवेबल जा जो कि काफ़ी मजबूती से टाइट हो गया है, जिसकी वजह से जो कि हमारा स्पिंडल नहीं घूम रहा है। और लास्ट ऑप्शन है स्पिंडल पिन इज ब्रोकर, क्या हमारा स्पिंडल का पिन टूट गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्पिंडल पिन इज ब्रोकन। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग क्लास चला जाता है? ये जो है कि आपका DRDO हो गया, आपका का सेल, जो भी टेक्निकल बेस एग्जाम है आपका, PSU एंड सेंट्रल लेवल का जो भी एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये क्लास चलाई जा रही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
55 नंबर, सॉरी 54 नंबर बाकी है हमारा। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है उसको देख लेते हैं हम। द पिन ऑफ ए स्ट्रेंथ पिन हैमर इज। तो हमारा बोल रहा है कि सीधा पिन हथौड़ा का पिन होता है। सीधा पिन हमारा हथौड़ा का बोल रहा है, मतलब कि हमारा जो कि हैमर का जो ऊपर का पिन होता है वो हमारा सीधा है, हैंडल के सीध में है। तो हमारा कौन सा हैमर हो जाएगा? ऑप्शन है क्रॉस टू द हैंडल, तो क्या हमारा क्रॉस हो जाएगा। सेकंड है बेंड टुवर्ड द हैंडल। थर्ड है एंगुलर टू द हैंडल। एंड फोर्थ है स्ट्रेट टू द हैंडल। तो हमारा स्ट्रेट पिन हमारा जो है कि कैसा होता है, तो उसका हैंडल जो है कि हमारा हैंडल के स्ट्रेट में उसका हेड पिन होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट टू द हैंडल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में क्या क्वेश्चन बोलता है? ए नट इज हेक्सा फ्रेम यूज टू टाइट द ब्लेड इज। मतलब हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए प्रयुक्त नट होता है। तो कौन सा नट इसमें होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑलमोस्ट जो है कि हर किसी को इसका पता ही होता है कि हेक्सा ब्लेड में जो है कि एक ही नट का यूज किया जाता है। उस नट को क्या बोलते हैं? उसका जो यूज हमेशा हम लोग जो है कि हेक्सा ब्लेड को टाइट करने और ढीला करने के लिए भी यूज करते हैं। ऑप्शन है रिंग नट, सेकेंड है कैप नट, विंग नट एंड थंब नट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाती है हमारा? तो वो हमारी हो जाती है विंग नट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। कैसे होते हैं? तो कुछ आप देख रहे हो कुछ इस टाइप से जो आपका बना होता है, क्योंकि इसको जो है कि आसानी से हम लोग जो है कि घुमा सकते हैं, ठीक है। या आप जो है कि यहाँ पे देखिए स्टेप से ऐसे यहाँ पर रहेगा, इस पर थ्रेड कटा हुआ रहेगा और यहाँ पे और स्टेप से ऐसे जो है कि ये निकला हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 56 नंबर है। 56 नंबर क्वेश्चन है विच हैमर इज यूज फॉर फार्मिंग ए रिवेटिंग हेड। मतलब हमारा बोल रहा है कि रिवेट हेड के निर्माण के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। हमारा जो है कि हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, फिर स्लेज हैमर ऐसे करके वुडन हैमर है, मैलेट में, इस टाइप से जो है कि कई प्रकार के हमारे हैमर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिकेशन किया गया है हैमर का के बारे में पूछा गया है कि हमारा जो हैमर है उसमें रिवेट का यूज़ करना है, रिवेट हेड का को बनाना है, तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के हैमर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है स्ट्रेट पेन हैमर, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट हैमर, थर्ड ऑप्शन है बॉल पेन हैमर एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रॉस पेन हैमर। तो हमारा कौन सा हैमर इसमें यूज होगा? तो इसमें जो है कि हमारा बॉल पेन हैमर। आप सभी को जो पता है कि बॉल पेन हैमर जो है कि हमारा नॉर्मल हर कार्य में जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसका करते हैं? तो बॉल पेन हैमर का। रिवेट हेड के लिए भी हम लोग बॉल पेन हैमर का। इंजीनियरिंग हैमर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी किसका इस्तेमाल होता है? तो वहाँ पे बॉल पेन हैमर का ही इस्तेमाल होता है। चलिए 57 नंबर। 57 नंबर क्या बोलता है? द पॉइंट एंगल इज ऑफ डॉट पंच। तो डॉट पंच का हमारा कितना पॉइंट एंगल होता है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो डॉट पंच का हमारा एंगल कितना हो जाता है? तो वो हमारा हो जाता है 60 डिग्री। ओके, कितना हो जाता है? तो 60 डिग्री। 90 डिग्री कितना किसका होता है? तो हमारा सेंटर पंच का, ठीक है। सेंटर पंच का हमारा जो है 90 डिग्री होता है और 30 डिग्री हो जाता है प्रिक पंच का, ठीक है। और 45 डिग्री किसी का नहीं होता है। तो हमारा जब भी पूछे कि किसी पंच के बारे में अगर पूछे तो हम लोग जो कि आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 58 नंबर। रास्प कट फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग। तो रास्प रेत किसको घिसने के काम आती है? रास्प कट फाइल का जो इस्तेमाल करते हैं वो किस धातु की मशीन फाइलिंग करने के लिए हमारा कार्य होता है। ऑप्शन है निकल स्टील के लिए, वुड के लिए, माइल्ड स्टील के लिए या फिर कास्ट आयरन के लिए। तो जो रास्प कट फाइल होती है वो हमारा वुड को घिसने के लिए इस्तेमाल होती है। वुड, लेदर वगैरह जब भी अगर हमसे पूछे तो इसमें जो हम लोग रास्प कट फाइल की यूज करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट धातु की काटने के लिए काम आती है। चलिए रहते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में क्या बोला है? among the following which of the smallest unit of angle measuring। हमारा बोल रहा है कि एंगल मेजरिंग करना उसमें सबसे छोटी इकाई जो सबसे मिनिमम जो हम लोग मेजरिंग करते हैं वो किस के थ्रू नापते हैं? क्या सेकेंड में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं या फिर मिनट में नापते हैं? तो इसको जो है कि हम लोग रेडियन में नापते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। होता क्या हम तो जो कि कहीं कहीं आपको जो कि सेकंड में लिखा मिल जाएगा, अगर रेडियम नहीं रहेगा, अगर रेडियम नहीं रहा तो सेकंड हो जाएगा, और सेकंड भी और रेडियम भी है तो इसका राइट आंसर जो है कि रेडियम हो जाएगा, ठीक है। रेडियम जो है कि माइक्रो में नापती है हमारा। सेकंड जो है कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 60 सेकंड बाद 1 मिनट, फिर यहाँ पे डिग्री आपका, फिर मिनट, इस टाइप से आपका जो है कि
डिफाइन किया जाता है, तो हम लोग का जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा रेडियम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। पर आपको निम्मी की बुक में क्या मिलेगी, तो वो आपका सेकेंड मिलेगी आंसर, ठीक है। तो आपको जो है कि अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाए ना, तो कभी आपको रेडियम को पहले मानना है, उसका सेकेंड पर ध्यान है। अगर रेडियम नहीं है तो आप जो है कि सेकेंड को आप आंसर मार सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जो है रेडियम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ए फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग, मतलब बोल रहा है कि एक रेत निम्न के दौरान धातु हटाती है। ऑप्शन है बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, सेकेंड ऑप्शन है नन ऑफ देयर, एंड थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है हमारा, थर्ड ऑप्शन है फॉरवर्ड स्ट्रोक, एंड फोर्थ ऑप्शन है रिटर्न स्ट्रोक। तो हमारा जो है कि कई सारे आपको बुक में मिल जाएगा कि हमारा जो फाइलिंग जो हम लोग करते हैं उसमें जो धातु हमारा हटाती है वो हमारे फॉरवर्ड स्ट्रोक में, पर ऐसा नहीं है। तो हमारा केस में सॉरी जो हमारा सॉरी मैं गलती बोल दिया, जो हमारा धातु है वो हमारा केस में जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारी जो कि धातु को वो हटाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक ही होगी इसका राइट आंसर। थोड़ा हमारे बोलने में टाइम में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं गलत बोल दिया। तो आप लोग को जो इसके क्या बोला हमारा, ए फाइल रिमूव द मेटल ड्यूरिंग, एक रेती निम्न के दौरान धातु हटाती है तो वो हमारा जो कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में हटाती है, ना कि रिटर्न स्ट्रोक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्या बोलता है, 61 नंबर क्वेश्चन में द कैलिपर मेट फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ ए स्लॉट, हमारा बोल रहा है कि किसी स्लॉट की मेजरिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग किस कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न कैलिपर होती है, किस कैलिपर को हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑडलेग कैलिपर, या फिर आउटसाइड कैलिपर। तो हम लोग जो नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम लोग जेनिक किसका इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे जो कि इंटरनल स्लॉट को नापनी होती है तो हमारा जो इस टाइप से कुछ हमारा कैलिपर बना होता है, तो कौन सा कैलिपर होता है, तो वो हमारा जो है कि जेनी कैलिपर हो इनसाइड कैलिपर होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। जेनी कैलिपर का इस्तेमाल हम लोग कैसा होता है, तो जेनी कैलिपर का जो कि एक टैंक जो कि अंदर की ओर मुड़ा रहेगा और एक टैंक जो है कि सीधा रहता है। इनसाइड कैलिपर का क्या रहेगा, तो दोनों टैंक जो है कि बाहर की ओर मुड़ा रहेगा। आउटसाइड कैलिपर का क्या काम रहेगा, तो दोनों जो है कि हल्का अंदर की ओर स्टेप से आपका बना रहेगा, जो कि आउटसाइड कैलिपर होता है। तो हमने जो है कि अलग अलग कैलिपर के ड्राइंग के बेसिस पे भी आपको समझा दिया। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल में क्या क्लास तो होती ही है कंटिन्यू, और उसके साथ साथ जो है कि जो भी न्यू वैकेंसी आती है गवर्नमेंट वैकेंसी, उसकी जो है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जो है कि दी जाती है। किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो वो आपके लिए जो है कि सबसे पहले हमारे वीडियो पे जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिसपे कि सबसे पहले आपको वहाँ जानकारी मिलती है। और मैकेनिकल ट्रेड वाले जो भी है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, वो सभी लोग जो है कि इस चैनल पे जुड़े रहें, हमारे क्लास को जो कि कंटिन्यू करें, उनको जो है कि एग्ज़ाम में काफ़ी बेस्ट हेल्प मिलने वाले। जैसे कि हमने जो है कि टारगेट अचीव किया था, हमारा जब फर्स्ट वीडियो हमारा पब्लिश हुआ था वो हुआ था आपका ONGC एग्ज़ाम में। तो ONGC एग्ज़ाम में जो है कि बच्चों से आप पूछ सकते हो कि उसमें काफ़ी हमारा जो है कि क्वेश्चन 70 to 80% जो है कि टच किया था। 100 to 100% किसी भी एग्ज़ाम में नहीं मैच करता। ये जो भी अगर बोलता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मैं यही जानता हूँ। हाँ होगी, जब सब के सब पूरा का पूरा बुक ही पढ़ दो 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। 100 to 100% कोई भी यूट्यूबर का जो है कि मैच कर जाएगा। 5 साल वो लगाएगा आपको जो है कि एक एग्ज़ाम में, तो कंफर्म है कि आपका जो है कि 5 साल में जो है कि 5,000 से 20,000 क्वेश्चन करवा देंगे, तो कोई ना कोई तो आना ही है। तो मैं इस जो कि झूठे भ्रम में नहीं रख के आपको यही बोलूँगा कि 70 to 85 तक समथिंग ही हमारे जो है कि क्वेश्चन मैच करेगी। आपको जो है कि कुछ नंबर जो कि अदर हमारा जो कि डीआरडीओ में क्या है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल वाले तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। नॉन टेक्निकल में भी मैथ आपको जो कि मैथ और रीजनिंग का ही क्लास लाया करूँगा, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर में क्या बोलता है, if the zero graduation of the thermal division of an outside micrometer is below the datum line, when the measuring faces of the micrometer are is content the error is, यदि किसी बाह्य माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन डॉटम लाइन के नीचे रह जाता है, नीचे का मतलब पीछे रह जाता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर के मापन फेस के संपर्क में होते हैं तो क्या अशुद्धि होगी। जब हमारा जो है कि बोल रहा है कि जब भी हम लोग माइक्रोमीटर से हम लोग नाप रहे हैं तो हमारा जो है कि माइक्रोमीटर का जो
पीछे रह जाता है, जो हमारा जीरो एरर है वो हमारा पीछे रह जाता है, तो उसमें माइक्रोमीटर में हमारा कौन सा एरर होगा, क्या पॉजिटिव एरर होगा, निगेटिव एरर होगा, जीरो एरर होगा, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे देख लेता है जीरो एरर, नन ऑफ दिस, निगेटिव एरर या फिर पॉजिटिव एरर। तो कौन सा हमारा एरर हो जाता है जो हमारा पीछे रहता है, तो ये हमारा हो जाता है, तो कौन सा हमारा इसमें एरर हो जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव एरर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी हमारा नीचे बोले या पीछे बोले तो हमारा क्या रहेगा, पीछे या नीचे तो पॉजिटिव एरर, आगे या ऊपर तो हमारा निगेटिव एरर। आगे बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, पीछे रहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरह से याद रखना है आपको। इससे अगर आपको याद रखोगे ना तो काफ़ी आसानी से आपको एक शुद्ध लैंग्वेज में, शुद्ध देसी लैंग्वेज में आपको याद करो, देसी फंडा में, ये जो है कि आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी। हमारा अगर जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका जो है कि लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप लोग जो है कि वहाँ से देख सकते हो। हमारा कैसे मिलेगा लिंक, तो अब एक तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ DRDO मोस्ट एग्जाम करके, और उसके बाद जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। तो पीछे वाला वीडियो को आप क्लिक करोगे तो आपको पीछे का वीडियो मिलेगा, फिर उसको पूरा देखने में उसका जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा तो उसके पीछे वाले वीडियो का जो है कि आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 63 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला है, ए माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजरिंग 40.53 mm। एक माइक्रोमीटर में 0.03 mm ऋणात्मक दोष है, जबकि माइक्रोमीटर 40.53 mm मापता है, तो सही पैटर्न क्या होगा। हमारा क्या क्वेश्चन बोला है, हमारा ऋणात्मक, पहले हमारा कौन सा एरर है पहले वो देखना। हमारा एक निगेटिव एरर, तो हमने क्या बताया, निगेटिव अगर रहेगा तो आगे जो धनात्मक होगा, ठीक है, मतलब जो उसको जोड़ना होगा, और अगर पॉजिटिव रहता है तो हम लोग जो है कि घटाते हैं। तो हमारा निगेटिव एरर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है कि हम लोग पहले देखते हैं जोड़ के, क्या जोड़ने से हमारा सही आता है या नहीं। तो एकदम जो है कि हम लोग जो कि परफेक्ट आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि निगेटिव में है कि हम लोग को जोड़ना ही होता है। कितना अब तो हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया है कि 40.53, और इसमें एरर कितना है, तो 0.3 mm का। तो इसको हम लोग क्या करें, 3 3 6 5 के 0.5.04, तो कितना होगा 40.56 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि 14.56 यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज ग्रेजुएशन। वर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना किस पर अंशांकित होता है। तो हमारा जो वर्नियर हाइट गेज है उसका जो कि मेन स्केल कहाँ पे हमारा जो कि डिफाइन किया होता है, तो वो हमारा जो है कि ऑप्शन देख लेते हैं, बीम, फिर फाइन एडजस्टिंग यूनिट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, वर्नियर वर्नियर प्लेट या फिर बेस। तो हमारा जो है कि जो वर्नियर स्केल का जो मेन मुख्य पैमाना है, यानी कि आपका जो कि ग्रेजुएशन जो अंकित किया जाता है वो हमारा बीम पे किया जाता है। ओके, जो बीम इस टाइप से हमारा खड़ा होता है, यहाँ पे जो कि हमारा स्केल दिया हुआ रहता है, यहीं पे हमारा जो है कि वर्नियर हाइट गेज का हमारा जो है कि मेजरिंग दिया हुआ था। ओके, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। इसकी लिस्ट काउंट अगर पूछ दे कितना होता है, 0.02 mm इसका जो है कि लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, द साइज ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। साइन बार का आकार निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन है लेंथ एंड विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन रोलर, ओवरऑल लेंथ एंड रोलर डिस्टेंस, रोलर डायमीटर। हमारा क्या ऑप्शन दिया है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन बार का आकार जो कि किससे लिया जाता है, मतलब कैसे साइज लिया जाता है। साइज साइन बार इज स्पेसिफाइड हमारे करना है साइन बार की कैसे, रोलर की मोटाई से, सॉरी रोलर की चौड़ाई से करेंगे, या फिर डिस्टेंस बिटवीन रोलर, क्या रोलर की दूरी से करेंगे कि हमारा जो कि दोनों रोलर के बीच की दूरी कितनी। वहाँ साइन बार में क्या होता है कि दो रोलर लगे होते हैं, वहाँ से जो कि हम लोग उसको मेजरिंग करते हैं, उसका स्पेसिफाई करते हैं। तो वहाँ डिस्टेंस बिटवीन द रोलर इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर स्लिप गेज इज टर्न्ड एज। स्लिप गेजों को साथ में जोड़ने की क्रिया को कहते हैं एक्सटेंड, वेल्डिंग, बंचिंग या फिर रिंगिंग। तो हमारा जो कि स्लिप गेज को साथ में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारा रिंगिंग कहते हैं। तो हमारा देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारा कहीं भी जो है कि हमारा एक साइज लेना है 5.25 का जो कि हमारा मेजरिंग करना है, किसी भी बीच का गैप चेक करना है, तो हम लोग जो है कि 5.25 का जो कि हमारा कभी भी जो कि स्लिप गेज नहीं आएगा, तो हमारा किसका आएगा, तो 5 का आएगा, 25 का आएगा। अगर 25 का नहीं तो 5 का आएगा, फिर 0.2 का आएगा, फिर
0.5 का आएगा। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5.25 आएगा। और जब हम लोग को आपस में 1 से 2 और दोनों को जोड़ने के बाद फिर तीसरा क्या करना होता है, तो आपस में जो कि दोनों को रगड़ना होता है, एक ऊपर एक रख कर जो उसको रगड़ना होता है। तो उसको जब रगड़ेंगे तो वो हमारा जो है कि आपस में जो है कि चिपक जाएगा। उस चिपकने के लिए क्या, किस वजह से उसको जो कि नहीं चिपकता है, तो उसमें जो है कि पहले जो एयर भरा होता है, उस एयर को जैसे निकालते हैं हम लोग, जो आपस में रगड़ते हैं, रिंगिंग करते हैं, तो हमारा एयर निकल जाता है, जिसकी वजह से कि हम लोग इसको आसानी से जोड़कर हम दोनों का ये डिस्टेंस नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलता है 67 नंबर बोलता है हमारा, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाय। हमारा बोल रहा है कि किसी भी माइक्रोमीटर का, कैलिपर का या फिर डायल इंडिकेटर का हम लोग जब एक्यूरेसी चेक करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं। ऑप्शन है रिंग गेज, सेकेंड ऑप्शन है प्लग गेज, थर्ड ऑप्शन है फीलर गेज एंड फोर्थ ऑप्शन है स्लिप गेज। चलिए इसके बारे में पहले हम समझ लें, तो इसको समझते ही जो है कि काफ़ी आसानी से हम लोग जो कि इसको समझ सकते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है रिंग गेज। रिंग गेज का इस्तेमाल लोग कहाँ करते हैं, तो रिंग गेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आउटर डाया को नापने के लिए। ठीक है, आउटर डायमीटर को नापने के लिए जो कि हम लोग रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लग गेज कहाँ करते हैं, तो प्लग गेज जो कि हम लोग इंटरनल डाया को यानी कि इनर होल को जो है हम लोग चेक करने के लिए जो कि हम लोग प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है फीलर गेज। फीलर गेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो दो मैचिंग पार्टों के बीच का जो गैप होता है, मान लीजिए 0.02 बच गया, 0.5 बच गया, 3 mm बच गया, तो कितना है इसको चेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फीलर गेज की इस्तेमाल करते हैं। फीलर गेज का लेंथ कितना होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं। फिर जो है कि हमारा आता है स्लिप गेज। तो स्लिप गेज का इस्तेमाल तो हम लोग कैसे करते हैं, तो गैप को तो नापने के लिए करते हैं, और जो कि इन सभी जो आपको यहाँ क्वेश्चन माइक्रोमीटर, कैलिपर एंड डायल टेस्ट इंडिकेटर वगैरह का जो कर हम लोग एक्यूरेसी चेक करना होता है, तो हम लोग स्लिप गेज के माध्यम से ही करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। नहीं देखते 68 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इन ए सॉफ्ट बेस्ड टॉलरेंस सिस्टम। तो हमारा जो कि सॉफ्ट बेस्ड टॉलरेंस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, हमारा कई बार दो टॉलरेंस पूछता है, एक सॉफ्ट बेस, एक होता है हमारा हॉल बेस। तो दोनों के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। तो क्या पहले क्वेश्चन क्या बोला है, तो सॉफ्ट बेस्ड टॉलरेंस सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है होल साइज इज कीप्ड फिक्स्ड। क्या हमारा होल साइज जो है कि फिक्स होता है, क्या सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में होल साइज फिक्स होता है। सेकेंड है टॉलरेंस इज गिवन ऑन बोथ होल्ड एंड सॉफ्ट। क्या हमारा जो है कि होल और सॉफ्ट दोनों की तरफ जो कि टॉलरेंस दिया होता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में, तो जी नहीं, पहला और दूसरा तो एकदम कभी नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन नंबर सी में है टॉलरेंस इज गिवन ऑन ए होल ऑन द होल। क्या हमारा हॉल की तरफ जो है कि सॉफ्ट बेसिस सिस्टम दिया जाता है, तो जी नहीं, हमारे जो कि हॉल की तरफ भी नहीं दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाता है, तो सॉफ्ट इज कीप्ड फिक्स्ड। सॉफ्ट बेस सिस्टम जो है कि सॉफ्ट की ओर दिया जाएगा, और हॉल बेस सिस्टम जो है कि हमारा हॉल की ओर दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे मैंने सॉफ्ट बेसिस सिस्टम और हॉल बेसिस सिस्टम दोनों पे समझा दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए देखते हैं 69 में। जब भी देखिए हमारा क्या होता है ना, क्वेश्चन जो भी अगर अच्छे से डिफाइन करने की होती है, जिस क्वेश्चन में हमारे जो है कि लगता है कि नहीं इसे अच्छे से समझ, वो मैं आपको नेचुरल है कि हर क्वेश्चन पे मैं आपको वैसे समझाऊंगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन जब अगर आपको वैसा मिलता है तो मैं समझा देता हूँ, अगर जब क्वेश्चन ऑप्शन ही वैसा नहीं है तो मैं आपको कहाँ समझाऊँ। और वैसा मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझा दूँ ना कि आपको जो है कि हर क्वेश्चन के बाद ऑप्शन जो है कि आप आसानी से ढूंढ सको ओके उसका क्या आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 50H8/G7 मीन्स, मतलब भारतीय मानक के अनुसार 50H8/G7 का मान है। तो H7 किसको डिफाइन कर रहा है, तो H8। तो H8 हमारा जो है कि H फॉर हॉल, ठीक है, इसको याद रखिए। और G4, ये G हमारा जो है कि किसको साफ करता है, तो साफ्ट को करता है डिफाइन। तो हमारा हॉल क्या है, हॉल का टॉलरेंस 8 है, साफ्ट का टॉलरेंस 7 है। यहाँ से तो कुछ बहुत हद तक समझ में आ गया। फिर ये 50 क्या है, तो 50 हमारा जो है कि डायमीटर है। तो अब जो है कि हमारा क्या पूछा है, तो ये किसको जो है कि 50H8/G7 जो हमको किसको डिफाइन कर रहा है, और यहीं से अब आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है क्या फिट तथा पद साफ्ट आधारित पद्धति पर, यानी कि डिग्नेशन ऑफ फिट एंड सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, या फिर नन ऑफ दिस, इन चार ऑप्शन में से कोई नहीं, या फिर टॉलरेंस ग्रेड फॉर सॉफ्ट इज 8 एंड हॉल इज 7। तो नहीं भैया, ये तो गलत हो गया। हमारा हॉल अगर 7, हॉल हमारा अगर यहाँ पे 8 देता, सॉफ्ट
साथ देता तो हमारा जो है कि ये सही हो जाता। तो क्या नेक्स्ट है, तो हमारा फिर ऑप्शन नंबर डी में है टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल इज 8 एंड सॉफ्ट इज 7। यस, इज द ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन इंटरफेरेंस फिट, मतलब व्यक्तिगत फिट में, इसके बारे में इंटरफेरेंस फिट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है कि इंटरफेरेंस फिट क्या होता है। ऑप्शन हमारा क्या दिया है, टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज कंप्लीटली अवॉइड अबव द शाफ्ट, छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल ऊपर होता है। सेकेंड ऑप्शन है नन ऑफ दिस, क्या इस चारों में से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन है टॉलरेंस जोन ऑफ होल एंड शाफ्ट ओवरलैप, छिद्र और शाफ्ट के टॉलरेंस जोन ओवरलैप होते हैं। तो जी नहीं, ए भी नहीं है, और सॉरी सी भी नहीं है और ए भी नहीं है, और बी के बारे में भी डिस्क बाकी रह गया हमारा। बी में क्या था कि नन ऑफ दिस, और डी में क्या बोलता है टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज कम्प्लीटली बिलो द शाफ्ट, छिद्र का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के बिल्कुल नीचे रहता है। तो जी हाँ, कभी भी हमारा जो टॉलरेंस जोन के शाफ्ट के नीचे रहता है, ठीक है। शाफ्ट हमारा जो छोटा होगा और होल जो कि हमारा थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। शाफ्ट छोटा एंड होल बड़ा होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो कि हमारा सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। जो नहीं देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर में क्या क्वेश्चन बोलता है, और 71 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टोटल नंबर टू टॉलरेंस ग्रेड, मतलब भारतीय मानक के अनुसार कुल सहिष्णुता ग्रेड है। और भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारा टॉलरेंस जोन कितना है, ग्रेड कितना है, ऑप्शन है 20, 8, 10 या 18। तो हमारा जो कि भारतीय मानक के इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो है कि हमारा टोटल 18 ग्रेड है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। कई बार हमारा क्वेश्चन में इंडियन स्टैंडर्ड तो हो गया, हमारा अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड पूछ दे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका जो है कि कमेंट में इसका पिन कीजिए। क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 71, फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड इक्वल टू, यहाँ पे BIS भी कर देते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और जो है कि उसके बाद आपको इसका बारे में बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि कितना टॉलरेंस होता है। 72 नंबर क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर, अंतर विनिमयता का सिद्धांत साधारणतः निम्न पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, ऑप्शन है पार्ट विद इन द प्रोजेबिलिटी लिमिट ऑफ साइज, पूर्ण निर्धारित सीमाओं के आकारों के पुर्जे पर। सेकेंड ऑप्शन ऑल ऑफ दियर, क्या सभी पे। थर्ड ऑप्शन है मास प्रोडक्शन पे, या फिर फोर्थ है स्वयं प्रोजेक्ट उत्पादन पे, यानी प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल पार्ट्स। तो हमारा जो है कि लास्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा किस पे द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली, तो हमारा जो है कि किस सिद्धांत पर जो कि हमारा लागू होता है इंटरचेंजेबिलिटी का, तो ये हमारा जो है कि लागू होता है मास ऑप्शन हो जाएगा हमारा सामान पहुँचाने की। एक सामान अगर हम लोग जो कि अगर पार्ट्स बना रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग किसी बाइक का पार्ट्स अगर बना रहे हैं, टायर बना रहे हैं, तो कोई कंपनी अगर टायर ही बना रहा है तो वो काफ़ी आसानी से जो है कि ज़्यादा समय में एक अगर कोई शाफ्ट बना रहा है, कोई पिन बना रहा है या कोई होल बना रहा है, तो वो काफ़ी आसानी से जो कि किसी भी वस्तु को मास प्रोडक्शन में कर सकता है। इंटरचेबिलिटी का गुण इसी को कहते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन होता है बहुत पद, मतलब एक ही कंपनी में उत्पाद तो करना है, काफ़ी एक ही वस्तु को बहु मात्रा में उत्पाद तो करना है, उसको हम लोग मास प्रोडक्शन। पर इंटरचेबिलिटी का प्रिंसिपल कह रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो है कि समान प्रोजेक्ट के उत्पादन, एक ही अगर हम सामान बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर उसको हम लोग जो है कि इंटरचेबिलिटी कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। 73 नंबर क्या बोलता है, ऑप्शन है द मेन पर्पस ऑफ एनिलिंग इज, एनिलिंग का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन है टू इंक्रीज मशीनिलिटी, सेकेंड ऑप्शन द रिमूव डिस्टोर्शन, थर्ड ऑप्शन है टू इंक्रीज द हार्डनेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है द इंक्रीज द टफनेस। तो मशीनिलिटी का क्या पर्पस है, सॉरी एनिलिंग का, तो एनिलिंग का जो हमारा पर्पस है टू इंक्रीज द मशीनिलिटी, यानी हम लोग किसी भी धातु की एनिलिंग इसलिए करते हैं ताकि उसका जो मतलब मशीनिंग, उसके ऊपर मशीनिंग क्रिया आसानी से कर जाए। अगर फेसिंग करना है, टर्निंग करना है, रिमिंग करना है, जो भी, तो हम लोग उसके ऊपर मशीनिंग आसानी से कर, क्योंकि अगर हार्ड हो जाएगी तो हमारा जो कि कोई भी कटर उस पर जो है कि सही से वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे की वजह से कि जो है कि सही से जॉब नहीं बन पाएगी। इस वजह से हम लोग एनिलिंग करके उसको जो है कि सॉल्व करते हैं, मशीनिलिटी का गुण बढ़ा देते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय विच स्टील इज हेल्ड head depth to the required tempering and then
cold solely in the furnace itself। निम्न प्रक्रम में इस्पात को भट्ठी में आवश्यक तापक्रम तक गर्म किया जाता है एवं फिर भट्ठी में ही धीमी गति पर ठंडा किया जाता है। यह हमारा बोला है कि किसी भी वस्तु को, जब मेटल को अगर हम लोग भट्ठी के अंदर गर्म करेंगे, हीट कर देंगे काफ़ी, उसको जो कि मेल्टिंग पॉइंट तक ले आएंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, और फिर वहाँ पे जो कि उसको हम लोग जो कि छोड़ देंगे भट्ठी के अंदर है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। हमारा देखिए इंग्लिश तो थोड़ा वीक है, ठीक है, इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो उस पर जो कि थोड़ा सा ध्यान ना देखे, अब लोग जो कि मेन क्वेश्चन को देखो, हमारा जो कि टर्न क्वेश्चन हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे किसी भी मेटल को हम लोग भट्ठी के अंदर ही हीट किए और फिर वहीं पे छोड़ दिए जो है कि उसको ठंडा होने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग या हार्डनिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एनिलिंग। एनिलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी मेटल को भट्ठी के अंदर जो है कि सॉफ्ट करते हैं, यानी कि हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो है कि हम लोग क्या कर देंगे, तो उसी भट्ठी के अंदर ही छोड़ देंगे उसको नॉर्मल होने के लिए, चिल ठंडा होने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम लोग एनिलिंग कहते हैं। तो नेट देते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में क्या बोलता है, तो जो 75 नंबर का क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज टू। तो इस्पात के सामान्यकरण का उद्देश्य क्या है, सॉफ्टने द स्टील। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज द टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस। क्या हमारा जो है कि टफनेस को मजबूत करना और ब्रिटलनेस को कम करना। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है रेगुलेट इंडेक्ट स्ट्रेस, यानी उत्पन्न तनाव को विनियमित करना। एंड लास्ट ऑप्शन है इम्प्रूव मोबिलिटी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उत्प्रेरित तनाव के विनियमित करना, यानी कि हमारा जो है कि रेगुलेट इंडेक्ट स्ट्रेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। एक तो हमने 72 नंबर का क्वेश्चन या 71 का जो हमने एक होमवर्क दिया, जो कि हमने पूछा है कि ब्रिटिश सिस्टम में जो है कि कितने टॉलरेंस होते हैं, टॉलरेंस जोन के बारे में हमने पूछा है कि ब्रिटिश सिस्टम में, और एक आपका 76 का आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 76 में क्या बोला है, कार्बोराइजिंग इज यूज टू इंक्रीज, कार्बोराइजिंग को बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, थकान शक्ति, ऑल ऑफ दियर्स। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सरफेस होल्डिंग। एंड थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है वियर रेजिस्टेंस, यानी घिसा प्रतिरोध। तो किसके द्वारा जो कार्बोराइजिंग को बढ़ाया जाता है, इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को और वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जो कीजिए, ताकि जो है कि डीआरडीओ का जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।